खबरों को विस्तार से देखते हैं। राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के इस दौरे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। चोराचांदपुर जाने के दौरान राहुल गांधी का काफिला रोका गया। कांग्रेस ने इसमें बीजेपी का हाथ बताया। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है और अब इस पर सियासत भी सुलगने लगी है। राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे पर भी सियासी बवाल मच गया। राहुल इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित इलाकों में से एक चुराचांदपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हिंसा की आशंका देखते हुए विष्णुपुर में उनका काफिला रोक दिया। हालांकि बाद में राहुल हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर पहुंचे और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को रोके जाने को मुद्दा बना दिया। बीजेपी पर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां एक नागरिक के तौर पर गए हैं, उनसे सरकार को क्या परेशानी। एक ही आदमी है जिसे डरते हैं, पूरी सरकार, केंद्र सरकार डरती है, क्योंकि वो सच बात बोलते हैं, सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, और ये इसलिए डरते हैं। लोग दुखी हैं, डरे हुए हैं, और राहुल जी जब वहाँ जा रहे हैं तो उसके काफिले को रोका जाना ये तो उचित नहीं है। उनसे क्या खतरा हो सकता है? एक नागरिक की हैसियत से जा रहे हैं, और एक नागरिक से, सामान्य नागरिक से क्यों उसको परेशानी होना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि लोग सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी गलतियां क्यों की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विरोध होने पर विष्णुपुर में उनका काफिला रोका गया। राहुल गांधी के इस बर्ताव को संबित पात्रा ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में, एक स्थान है विष्णुपुर में, जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है, यह मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इर्रेस्पॉन्सिबल। Chances cannot be ruled out. Chances are high because miscreants on both sides want to highlight whatever grievances they have by attacking the VIP, especially when Rahul ji has figure from the Delhi has come down here along with the local MLAs. We are simply trying to provide security, safety by not allowing or crossing this point. That's it. राहुल गांधी के दौरे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसके बीच मणिपुर जल रहा है। यहाँ 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। इस दौरान आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इस हिंसा पर काबू करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्यपाल ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। सेंथिल फिलहाल जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को बालाजी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। इन परिस्थितियों में राज्यपाल RN रवि ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। हालांकि सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से हटाए जाने के राज्यपाल के फैसले का तमिलनाडु के CM
इसके स्टालिन ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से हटाने की शक्ति नहीं है और वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बिहार के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह ने निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। देखिए। 10 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू तो कहा ही, साथ ही ये भी कह दिया कि वो सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करें। अमित शाह ने लखीसराय के मंच से आह्वान किया, 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों को जीतना है। इसके अलावा अमित शाह ने 2025 में बिहार से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि जो आदमी बार बार अपना स्टैंड बदले, क्या उसे बिहार की गद्दी पर बैठे रहने का हक है? नीतीश बाबू, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? नीतीश कुमार पर हमला करने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। शाह ने कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही, मगर ये लॉन्चिंग नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। लखीसराय के मंच से अमित शाह ने जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा तेज होंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से शैलेंद्र की रिपोर्ट। भारत माता की। विपक्ष की अगली बैठक की तारीख और जगह बदल गई है। अब शिमला की जगह बेंगलुरु में बैठक होगी, जो 13 और 14 जुलाई को होगी। नई तारीख और जगह की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। उसी बैठक में ये तय हुआ कि 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नाम सहित तमाम मुद्दों पर एक राय बनाई जाएगी। लेकिन पहली बैठक की तरह विपक्ष की दूसरी बैठक की तारीख बदल गई है। अब शिमला की बजाय बेंगलुरु में बैठक होगी, वो भी 13 और 14 जुलाई को। इस बात की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी। तुमची बैठक ही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि ती 13 आणि 14 जुलैला बंगलोर या ठिकाणी ती बैठक होणार आहे। बैठक की तारीख और जगह बदल गई, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को इसकी जानकारी ही नहीं। नीरज ने बैठक की जगह शिमला के बदले बेंगलुरु करने पर कहा
कि इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता बयान देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका कहीं से कम नहीं हुई। ये तो आपसी सहमति से होता होगा ना, ऐसा थोड़ी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व के तमाम तथ्यों को जानकारी रहती होगी, लेकिन उद्देश्य तो सबका स्पष्ट है। इसलिए इसके बीच जो अंतर्विरोध खोजेंगे ना, वो मुगालते में जी रहे 2024 में मोदी का विदाई तय है। कहने को नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। कयासबाजी ये भी लगाई जा रही थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक भी बनाया जाएगा। सवाल है कि ऐसे में जो घोषणा नीतीश कुमार को करनी चाहिए, वो शरद पवार ने क्यों की? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। अररिया के चककीमा गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 4 दिन से उनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है और ना ही उसे रिपेयर करा रहा है। तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण संबल सोनाबारी में सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल संबल सोनाबारी में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के नेता एकता बढ़ाने के लिए अभी बैठक ही कर रहे हैं, लेकिन अपने विरोधियों से दो हाथ करने के लिए बीजेपी ने 24 की लड़ाई के लिए जीत की रणनीति बनाने के लिए मेगा प्लान बनाया है। आखिर क्या है बीजेपी का मेगा प्लान, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर में बांटा है। इसके लिए नॉर्थ, साउथ और ईस्ट रीजन तय किए गए हैं। बताया जाता है कि 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के अलावा रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन, 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन और अंतिम दिन यानी 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक होनी तय की गई है। बीजेपी की बैठकों में उस क्षेत्र के सभी प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन सचिव, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। पहली बार देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और उन क्षेत्रों की बैठक खुद जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा उस बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। 6 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र की बीजेपी की बैठक गुवाहाटी में होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के नेता मौजूद रहेंगे। जबकि उत्तरी क्षेत्र की बैठक 7 जुलाई को दिल्ली में होगी। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के नेता हिस्सा लेंगे। और आखिर में 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र की बैठक होगी हैदराबाद में। इस बैठक में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, अंडमान और निकोबार के साथ ही लक्षद्वीप के नेता भी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिश के तहत विपक्षी दलों ने 23 जून को पटना में महाबैठक की थी। साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल, फिर ममता बनर्जी के कांग्रेस पर तंज और अब पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता का ममता बनर्जी पर पलटवार। ऐसे बयानों ने सियासी हलचल तो बढ़ाई ही है, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष एकजुटता का ताल ठोक रहा है, लेकिन बीजेपी विरोधी दल एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में व्यस्त है। पहले केजरीवाल की कांग्रेस से नाराजगी, फिर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा डाला और अब पश्चिम बंगाल के कांग्रेस महासचिव विक्टर ने टीएमसी और बीजेपी की बी टीम बता दिया है। विक्टर पश्चिम बंगाल के चाकुलिया के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने ममता पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है। बालू माफिया और कोयला माफिया के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की साठगांठ होने का भी आरोप लगाया है। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি কে বিদায় দিন, তিনটে একজোট হয়েছে। আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে মহাজোট করবে। মহাজোট আমি ভেঙে দেবো, মহাজোটই হবে দিল্লিতে, আর বাংলাটা আমরা করব। क्योंकि बंगाल में वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। 24 का चुनाव हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे बीजेपी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो हमारी लड़ाई जारी है। विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच ऐसे बयानों से तो नीतीश की मुहिम को ही धक्का लगा है। जब बयान में ही मेल नहीं तो विपक्षी एकता की गाड़ी कैसे मेल जोल से चलेगी। नीतीश कुमार ने भले ही विपक्षी एकता के लिए पसीने बहा रहे हों, पर यदि विरोधियों के बीच ऐसे ही बयानों के तीर चलते रहे तो विपक्षी एकता की कोशिशों को 24 की लड़ाई से पहले ही धक्का लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की बैठक के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल करने वाली है? ये सवाल पीएम मोदी के साथ हुई बड़ी बैठक के बाद उठ रहे हैं। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। ये माना जा रहा है कि बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संगठन में फेरबदल को लेकर मंथन के बाद पीएम मोदी के साथ ये बैठक हुई है। ऐसे में संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। पार्टी एमपी छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर चुकी है। हाल ही में पीएम मोदी ने भोपाल से हुंकार भरी थी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिलासपुर में शंखनाद करने वाले हैं। पार्टी के दिग्गजों के एमपी छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे हो रहे हैं, यानी कि साफ है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। दिग्गजों के दौरों के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक से पहले भी बीजेपी ने मंथन किया था, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्ति करने सहित कई राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी की केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हुई थी और अब पीएम मोदी की इस बड़ी बैठक को बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य के चुनाव के साथ ही बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। चुनाव में सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए मोदी कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद इसकी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि इस बैठक को लेकर बीजेपी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्री परिषद में फेरबदल और बीजेपी संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के चुनावी समर सर पर है और अब इसे लेकर बीजेपी बिल्कुल सीरियस हो गई है। बुधवार को राजनाथ सिंह का प्रदेश दौरा रहा और आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर से शंखनाद किया। नड्डा ने भरतपुर में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस और वंशवाद पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर से बीजेपी का चुनावी शंखनाद। जनसभा में नड्डा ने भरी हुंकार। क्या साधारण परिवार से आकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है? कांग्रेस पर निशाना, वंशवाद पर प्रहार। कहां वंशवाद ने अपने आप को फैला दिया। भ्रष्टाचार पर वार, किसकी बनेगी सरकार? मैं नहीं बांट पाऊंगा। एक अनाज, दो विभाग, मैं कहां से बांटूंगा? राजस्थान चुनाव की रणभेरी फूंकी जा चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में कूद पड़ी हैं। जब
ऐसे में खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी के प्रदेश नेता से लेकर केंद्रीय नेता भी चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के बालेसर से प्रचार की शुरुआत की, तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरतपुर में कांग्रेस पर निशाना साधा और वंशवाद को लेकर तमाम पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी भी अब परिवार की पार्टी बन गई है। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सबकी छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी वंशवाद से अछूती नहीं रह गई, कोई पार्टी नहीं रह गई। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भरतपुर शहर और नदबई में जनसभा को संबोधित किया। नदबई में एक तरफ मेघ गरज रहे थे और दूसरी ओर जनसभा में नड्डा। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने एक एक विधायक को भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे रखा है और लूट की पूरी छूट है। एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है और भ्रष्टाचार एक नहीं अनेकों तरीके से हो रहा है। आप बताइए, आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना अंदर से पैसा दिए होता है क्या? गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखो, तुम लूट लो जितना लूटना है, छूट है लूट की। नड्डा ने कांग्रेस पर प्रहार किया तो कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी दूध की धूली नहीं है और नेहरू और इंदिरा को कोसना बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। जनता अब इनकी सत्यता को जान चुकी है और जनता ने यह तय कर लिया है कि ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये मैनेजमेंट करके और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके और अपने जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जनता इनकी सच्चाई जान चुकी, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करने का, तो वो पूरा नहीं कर पाए, बल्कि आधी हो गई। किसान 700 किसान जो 3 काले कानूनों से जो है वो हो गए। 23 के चुनावी रण में बीजेपी का पूर्वी राजस्थान पर पूरा फोकस है। पूर्वी राजस्थान पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, हालांकि 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने बाजी मारी और बीजेपी को भरतपुर जिले के सभी 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी के दिग्गज नेता अभी से ही जनता को साधने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में आज जेपी नड्डा के दौरे से भरतपुर की जनता पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मंच तैयार है, सारी व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। इस बीच जम्मू यात्री निवास का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दौरा किया और यात्रियों का तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। ये लोग पहले और दूसरे कारवां में रवाना होंगे। कल सुबह यात्रियों का पहला काफिला जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना होगा। यात्रियों में काफी उत्साह है, उन्होंने सभी व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अभी भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और ये बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता। बता दें कि कल भीम आर्मी प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले में चंद्रशेखर के कमर से एक गोली छूती हुई निकल गई थी। इस हमले में इस्तेमाल कार पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आज का हमला नहीं है, ये तो हमला वंचितों पे सदियों से होता है।
और ये कोई पहला वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जान पे बनाई है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन आज कानून का राज है। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो आम वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है, इसको हमें समझना चाहिए। और अब तक क्या कार्रवाई, ये 24 घंटे ज़्यादा आपके सामने है। मैं तो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं।